हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अड्डा 247 फॉर क्लास 9th एंड 10th। आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे। और भैया आज का जो लेक्चर होने वाला है इट इज अबाउट यूक्लिड ज्योमेट्री की सबसे पहली एक्सरसाइज हम टैकल करने वाले हैं 5.1 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स। एज ऑलरेडी टॉट यू भैया, पहले ही मैं तुम्हें एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स पढ़ा चुका हूं, उसका इंट्रोडक्शन बता चुका हूं, हिस्ट्री बता चुका हूं। प्रीवियस वीडियोस में तुम जाकर देख सकते हो अगर तुमने नहीं देखे तो, और देख ही लो यार, जरूरी है। मैथ्स पढ़ रहे हो, यूक्लिड चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर तुम्हें इसका हिस्ट्री, इसका इतिहास ही नहीं पता है तो फिर क्या फायदा पढ़ने का, है ना। किसी भी चीज में जब तुम डाइव इन करते हो ना, जब तुम डुबकी लगाते हो ना यार, तो उसका इतिहास पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले अपन चलते हैं भैया 5.1 की तरफ। पर रुक जाओ, अगर तुमने एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स नहीं पढ़े हैं, याद हो ना हो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पढ़ो एक बार, उनको समझो और जानो कि एक्सियोम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, उनको पढ़ना और फिर आना बेटा 5.1 की तरफ, और जबरदस्त तरीके से तुम्हें समझ में आएगी। ठीक है, तो सर विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं हम 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सर क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स, गिव रीजन। ठीक है भैया, ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ ट्रू या तुम सिर्फ फॉल्स मार्क कर दो और तुम रीजन ही नहीं बताओ। तो भाई बिना रीजन के कोई का बात चली है आज तक? कोई नहीं चली है ना। दो लोगों में लड़ाई भी होती है तो पुलिस वाले पहले क्या ढूंढते हैं? वजह बताओ, वजह, है ना। तो भैया पहला ऑप्शन है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। यार दिमाग से सोचो, खुद सोचो दिमाग से यार, कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक लौता पॉइंट हो, सिर्फ एक लौता पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पॉइंट, आपको पता है पॉइंट में बता चुका हूं क्या होता है। पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस आइडेंटिटी। पॉइंट एक ऐसी चीज है जिसकी ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है। ठीक है, अब सर इससे कितनी लाइन पास कर सकते हो यार? सर एक ऐसी जा सकती है, एक ऐसी जा सकती है, एक ऐसी जा सकती है, एक ऐसी जा सकती है। सर बहुत सारी लाइंस इससे पास ऑन हो सकती है। भैया वो बोल रहे हैं ओनली वन लाइन, तो भाई सरासर कतई झूठ है, ये बहुत तगड़ा वाला झूठ है। तो वी विल राइट भैया फॉल्स। बड़ी डिजाइन में लिख देंगे हम फॉल्स, और रीजन क्या लिखेंगे? वी नो दैट इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल गिवन पॉइंट। हमें पता है एक सिंगल गिवन पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं। दूसरा भैया, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब बात हो रही है दो अलग अलग पॉइंट्स की बच्चों। दो अलग अलग पॉइंट्स से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, अब वो ये पूछ रहे हैं। तो भैया दो पॉइंट ले लेते हैं, एक ये हो गया जिसका नाम अपन x ले लेते हैं, और एक ये y हो गया जिसका, ये पॉइंट y हो गया, इसका y नाम ले लिया। ठीक है, कितनी लाइन बना सकते हो जिसमें ये दोनों पॉइंट्स आए? तो भाई जरूरी है ना, दो पॉइंट्स की बात हुई। सर सिर्फ एक लाइन बनाई जा सकती है। Only one line can be drawn using two different points। अच्छा एक अलग तरीका है, लेकिन उससे हम इनफाइनाइट लाइंस तो बना सकते हैं। दो पॉइंट्स की मदद से इनफाइनाइट लाइंस ऐसे बना सकते हो, ऐसे 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 ऐसे, बहुत सारी बना सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये बहुत सारी लाइंस बन सकती हैं। पर ये लाइंस बेटा जो इनफाइनाइट बन रही है ना, वो दो पॉइंट्स की मदद से नहीं बन रही, वो इस एक पॉइंट की मदद से बन रही। अगर मैं इस पूरे पोर्शन को छुपा लूं तो ये जो इनफाइनाइट बहुत सारी लाइंस बन सकती हैं, ये किसकी मदद से बन रही है? सिर्फ एक पॉइंट की मदद से बन रही है। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में दिया गया है कि भैया दो पॉइंट की मदद से बताओ कितनी लाइंस बना सकते हैं। इन्होंने लिखा था इनफाइनाइट, कतई गलत बात बोल रहे हैं। हमने लिख देना है डिजाइन में फॉल्स, कि भैया ये आप झूठ ना फैलाइए, ये आप जो बात बोल रहे हैं ये कतई झूठ है। ठीक है, आप चलते हैं आगे थर्ड पे। भैया जी थर्ड है, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली ऑन बोथ साइड्स। अब P2 ये मैं अपने आप से लिख के लाया हूं, ये P2 मैं लिख के लाया हूं। अब P2 क्वेश्चन में नहीं लिखा मिलेगा तुम्हें। P2 का मतलब है पोस्टुलेट नंबर 2। अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा यार कि ये तो एक सच है।
ये तो एक सत्य है। क्या सत्य है सर? कि अगर एक लाइन बना दो तुम, लाइन की बात हो रही है, लाइन सेगमेंट की बात नहीं हो रही है, ठीक है सर। ये लाइन बना दी, लाइन के दोनों तरफ एरोज होते हैं, याद रखना, ठीक है। ये एरोज आगे और पीछे बढ़े सकते हैं। सर इसका नाम दे दिया अपन ने एक्स और वाई, लाइन एक्स वाई, ठीक है। अब पोस्टुलेट नंबर 2 पता क्या कहता है? पोस्टुलेट नंबर 2 ये बोलता है बच्चों कि तुम किसी भी लाइन को, लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन को भैया आगे और पीछे indefinitely इंक्रीज कर सकते हो। A line can be extended forward as well as backward indefinitely, जितनी लेंथ की तुम्हें एक्सपेंड करनी है कर दो, ठीक है। तो भैया थर्ड वाले का आंसर हुआ यस, बिल्कुल सही बात है। और इसका रीजन क्या हुआ? रीजन इज पोस्टुलेट नंबर 2। पोस्टुलेट 2 खुद इसका जीता जागता रीजन है। पोस्टुलेट 2 पढ़ा है हमने, ठीक है। नेक्स्ट, इफ टू सर्किल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। यार एक बात बताओ, अगर दो सर्किल्स हैं जो बराबर हैं, एक सर्किल ये हो गया, एक सर्किल ये हो गया, अगर मैं इस सर्किल को इसके ऊपर रखूं, अगर मैं इक्वल सर्किल को इक्वल सर्किल के ऊपर रखना चाहूं, तो ये एक दूसरे को ढक लेंगे, है ना, कवर कर लेंगे पूरी तरह से। इसको बोलते हैं कोइंसाइड। याद है ना कोइंसाइड क्या होता? कोइंसाइड का मतलब होता मेरे जैसा कोई मेरे सामने आके खड़ा हो जाए बिल्कुल डिट्टो हूबहू, तो मैं ढक जाऊंगा, या फिर मैं उसको ऐसे पलट के खड़ा हो जाऊं, वो इधर खड़ा हो जाए तो वो ढक जाएगा। डिट्टो, जेरोक्स, सेम टू सेम, सेम शेप सेम साइज वाली चीज एक दूसरे को कोइंसाइड करती है। सही बात है। और अगर इक्वल चीजें हैं कोइंसाइड करेंगी तो भैया आप क्या बोलोगे? वो बराबर होंगी, ऑब्वियसली बराबर होंगी। तो भैया ये दोनों सर्किल्स इक्वल होंगे। और सर्किल्स के इक्वल होने की क्या वजह होती है? सर्किल सिर्फ दो चीजों से बनता है बच्चों, सेंटर और रेडियस। तो अगर ये दोनों सर्किल बराबर, तो इसका मतलब इनके रेडियस भी बराबर बच्चों, है ना। ये R1, ये R2, तो R1 विल बी इक्वल टू R2। रीजन क्या है बच्चों? एक्सियोम नंबर 4। एक्सियोम नंबर 4 सेज कि भैया जो चीजें एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं, जो एक दूसरे को ढक लेती हैं पूरी तरह से, दे आर इक्वल, दे आर सेम इन मेजरमेंट। तो भैया इफ टू सर्किल्स आर इक्वल देयर रेडियाई आर इक्वल, यस, बाय एक्सियोम नंबर 4, बिकॉज अगर दो चीजें बिल्कुल सेम है, इक्वल इन साइज है, दो सर्किल्स हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, अगर दे आर इक्वल इन शेप एंड साइज, तो बच्चों दे आर कोइंसाइडिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को ढक रहे हैं। और एक दूसरे को ढक लेने वाली चीजें, पूरी तरह से ढक लेने वाली चीजें कोइंसाइड होती हैं, दे आर इक्वल बाय एक्सियोम नंबर 4 बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं पांचवी तरफ। तो भैया ये ट्रू है, ट्रू लिख दे, इसके ट्रू फॉल्स की बात हो रही है, ट्रू लिख दिया जाए। रीजन अपन ने लिख ही दिया है, एक्सियोम नंबर 4। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये मैं लिख कर लाया हूं, ठीक है, ताकि मैं ना भूल जाऊं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक पढ़ा लेता हूं। इन फिगर, फिफ्थ वाला भैया ये फिगर दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू PQ। सर AB PQ के बराबर है, XY PQ के बराबर है, AB PQ के बराबर है। सपोज मैं PQ हूं, AB PQ के बराबर है, XY PQ के बराबर है। दो अलग अलग लोग एक ही चीज के इक्वल हैं। बात सुनना बहुत गौर से, दो अलग अलग लोग AB और XY, ये दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट लोग हैं, लेकिन ये दोनों बराबर किसके हैं, किसके इक्वल है? इक्वल्स के इक्वल है, इक्वल्स के इक्वल है। अगर कोई दो चीजें किसी एक चीज के इक्वल हो जाएं, तो वो दोनों चीजें भी आपस में इक्वल होती हैं। दिस इज अ स्टेटमेंट जो हमें एक्सियोम नंबर 1 में मिला था। क्या? when two things are equal to equals, when two things जैसे ये है बच्चों, देखो, when two things AB and XY,
When two things are equal to equals, भैया equals के बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों equals है ना. When two things are equal to equals, the things are also equal. ये दोनों भी आपस में equal होंगे. और यही तो वो बोल रहे हैं कि AB is equal to XY, AB is equal to XY. एक्सियोम नंबर 1 बिल्कुल सही बात है कि हाँ सर, अगर AB PQ के बराबर है, XY भी PQ के बराबर है, तो XY और AB ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे भाई. एक्सियोम नंबर 1. दैट्स इट. रीजन हो गया इसका एक्सियोम नंबर 1. ठीक है भैया, आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग इनटू टाइम. चलो ये आगे चलते हैं भैया. क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा. Give a definition for each of the following terms. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? देखो भैया, इसका आंसर मैं लिखकर लाया हूं, ऑल्दो मुझे लिखकर नहीं लाना चाहिए था. अब बात सुनना. इन्होंने कहा तुम पैरेलल लाइंस पढ़ो, तुम परपेंडिकुलर लाइंस पढ़ो, लाइन सेगमेंट, रेडियस, स्क्वायर, इन सब चीजों को डिफाइन करो. यार बहुत चुन्नू मुन्नू सी चीजें हैं, इनका तो डेफिनेशन हो जाएगा. मेन क्वेश्चन पता क्या है? ये है ये. आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? क्या इन सब की डेफिनेशन देने से पहले कोई और से अनडिफाइंड टर्म्स है क्या, जिनकी बात ही नहीं हो रही है? मैं यहां स्टार लगाना चाहता हूं, मैं यहां तुम लोगों से बात पे जोर देना चाहता हूं. क्या अनडिफाइंड टर्म्स बच्चों, ये क्या होते हैं सर? यार इसके नाम से ही समझ में आ रहा, वो चीजें, वो टर्म्स जिनकी हम आमतौर पर बात ही नहीं करते. भाई एक बात बताओ यार, अगर मैं तुमसे कहूं कि बच्चों तुम पैरेलल लाइंस बताओ क्या होती है, तो यार पैरेलल लाइंस के पहले भी तो बहुत चीजें हैं पढ़ने के लिए जो हम इग्नोर कर देते हैं. जैसे सबसे पहली चीज आएगा आपका प्लेन सर. प्लेन, PLANE. गौर से सुन लो बच्चों, प्लेन. अब प्लेन क्या है सर? ये भैया तुम पैरेलल लाइंस या परपेंडिकुलर लाइंस या सर्कल या स्क्वायर कुछ भी बनाओगे, काहे पे बनाओगे? यू विल ड्रॉ ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर, है ना. अब पीस ऑफ अ पेपर का जो पोर्शन, जो एरिया तुम्हें दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं सर? वी कॉल इट एज प्लेन. हम उसको प्लेन पुकारते हैं. तो हर चीज ज्योमेट्री में पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या चीज आएगी बच्चा? प्लेन. इनको सीक्वेंस में याद करना, जैसा लिखा है वैसे ही याद करना, सीक्वेंस के फॉर्म में. ठीक है, 1 2 3 रैंक के फॉर्म में. सबसे पहली रैंक प्लेन. अब उस पेज पे तूने पेंसिल रख दी, तूने पेंसिल रखी, पैरेलल लाइंस ही बनाने की कोशिश कर रहा है तूने पेंसिल रखी. सर पेंसिल जैसे ही रखेंगे तो क्या बनेगा सबसे पहले? सर जो दूसरी चीज हमारे पास प्लेन के बाद बनेगी, जो आएगी बच्चों, उसका नाम होगा पॉइंट. और ये है सर दूसरी चीज. लाइन बन, देखो क्या होता है ना कि चीजों को रैंक दी जा रही है, चीजों को उनकी अहमियत के हिसाब से रैंक दी जा रही है. सबसे पहली रैंक प्लेन. तेरे पास प्लेन नहीं होगा, कागज नहीं होगा, तू काहे पे ड्रॉ करेगा? अगर तू पॉइंट नहीं रखेगा तो तू लाइन कैसे बनाएगा, है ना. अब तुमने पॉइंट रख लिया. सर पॉइंट के बाद ऐसी कौन सी चीज जिसको हम अनडिफाइंड छोड़ देते हैं, जिसकी बहुत कम बात करते? लाइन. भैया पैरेलल लाइन बनाने के लिए तूने सबसे पहले प्लेन लिया, प्लेन पे फिर पॉइंट रखा और फिर तूने एक लाइन बनाई. तो तीसरी चीज क्या हुई सर? लाइन. दिस इज थर्ड थिंग बच्चों. ठीक है, लाइन के बाद जो चीज आती है वो है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट के बाद रे आती है. रे के बाद तुम्हारा सर्किल, क्वाड्रिलेटरल, फिर तो आगे बढ़ती जाएंगी चीजें. जो मेन चीजें हैं जिनका डेफिनेशन जानना जरूरी होती है, जो अनडिफाइंड टर्म्स होते हैं बच्चों, याद रखना आपका टीचर पूछ सकता है व्हाट आर अनडिफाइंड टर्म्स. यूक्लिड ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर अनडिफाइंड टर्म्स. ऐसी चीजें जो अनडिफाइंड रह गई थी. यूक्लिड ने ऑल्दो इसका डेफिनेशन दी थी. क्या है सर? प्लेन, पॉइंट, लाइन. ठीक है, प्लेन, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे. ये 5-6 चीजें हैं, याद रखना इन चीजों को. ठीक है, पता होना जरूरी है. प्लेन क्या है, पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, ये सब पता होना जरूरी है. ठीक बा, चलो भैया. तो सर ये चीज हो गई अपनी लाइन. ठीक है,
लाइन सेगमेंट, रे तो आपको पता ही है, रे में क्या होता है, एक एंडिंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट जो भी कहना है कह लो, और सर दूसरी तरफ रे एरो लगा हुआ होता है, ये हो गई रे। ठीक है, लाइन होती है सर दोनों तरफ हम इंक्रीज कर सकते हैं, दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं। लाइन सेगमेंट सर एक लिमिटेड लेंथ होती है, हम बढ़ा नहीं सकते उसको, ठीक है, वी कांट इंक्रीज इट्स लेंथ। अब ये तो हो गया भैया पहला आंसर कि भैया आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। हाँ सर, ऐसे बहुत से टर्म्स हैं जिनको डिफाइन करना जरूरी है। इन पांचों लोगों की डेफिनेशन देने से पहले हमें इनका जानना जरूरी है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों अपन पहली बात की तरफ, पैरेलल लाइंस। आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग, आई एम जस्ट गोइंग टू डिक्टेट द डेफिनेशन, आप लोग लिखो। पैरेलल लाइंस बच्चों मैथ्स के फॉर्म में, बहुत गौर से सुनना, तुम मैथ्स को स्टेटमेंट्स में कैसे लिखते हो वो तो ये लिखे हुए हैं, पर मैथ्स को मैथ्स की भाषा में कैसे जानते हो वो जानना भी जरूरी है, राइट। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, वो लाइंस जो कभी मीट ना करें, जो कभी इंटरसेक्ट ना करें। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या लिखोगे तुम, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो। द लाइंस, दो नहीं तीन भी हो सकती, चार भी हो सकती, छह भी हो सकती, जरूरी नहीं है। द लाइंस, द टू लाइंस लिखना जरूरी। द लाइंस, द सेट ऑफ लाइंस, आप ये भी लिख सकते हो, द सेट ऑफ लाइंस which do not intersect at any point ever, कभी भी कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, जैसे आपने ये बनाई और ये बनाई, तो भैया ये हो गई, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो भैया ये एरो लगाना जरूरी है, एरो मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। चलो अब क्या किया जाए भैया, इरेजर, ठीक, अरे ये सही है यार, ठीक है, ओके। अब क्या किया जाए भैया जी, नेक्स्ट परपेंडिकुलर लाइंस। भैया परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, वो लाइंस जिनके मीटिंग पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बने। द लाइंस विच फॉर्म 90 डिग्री एंगल, the lines which form 90 degree angle at their meeting point, at their intersecting point। जैसे एक लाइन ये गई बच्चों, यार यहां से चूज करना पड़ेगा, ब्लू कलर तो दिखेगा ही नहीं, ठीक है, जैसे एक लाइन ये गई, ठीक है, दिस इज अ लाइन, और एक लाइन ये गई बच्चों, दिस इज ऑल्सो अ लाइन। अब ये मीट कर रहे हैं यहां, लेट अस से दिस इज ओ पॉइंट, है ना, इसका नाम रख देते हैं अपन ए बी, इसका नाम रख देते हैं बच्चों अपन सी डी। अब अगर इनके मीटिंग पॉइंट राइट एंगल पर है, इनका मीटिंग पॉइंट 90 डिग्री बना रहा है एंगल, तो समझ जाना द लाइंस ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर, ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर, और उनको इस निशान से उल्टा टी, इन्वर्टेड टी के फॉर्म में दिखाया जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है यार, अपने आप से डेफिनेशन बना के लिखो। द लाइंस मीटिंग एट 90 डिग्री, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, द लाइंस आर कॉल्ड एज परपेंडिकुलर लाइंस, राइट। लाइन सेगमेंट, सर लाइन सेगमेंट की बात कर ली जाए, लाइन सेगमेंट की बात कर ली जाए भैया, बहुत आसान चीज, बहुत आसान चीज। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट एक लाइन होती है, अ लाइन, एक लाइन होती है, अ लाइन विद सम definite length, a line with some definite length। सर लाइन सेगमेंट लाइन के जैसी ही होती है, ये है, अगर मैंने दोनों तरफ एरो लगा दिए तो ये लाइन हो जाएगी, तब तो ये लाइन हो जाएगी, और इसकी लेंथ आप नाप नहीं सकते हो, मेजर नहीं कर सकते हो, क्योंकि सर इन दोनों एरो का मतलब होता है ये और आगे जा रही है, ये और पीछे जा रही है, इनका आप एंडिंग पॉइंट पता कर ही नहीं सकते। लेकिन सर अगर इसकी ही जगह, फॉर एग्जाम्पल इसकी ही जगह सर अगर हम दो पॉइंट्स लगा दें, डार्क पॉइंट, सर एक ये पॉइंट हो गया और एक ये, इसका मतलब पता क्या हुआ, ये लाइन यहां से शुरू होके यहां आ रही है, या फिर यहां से शुरू होके यहां आ रही है, हो सकता है ये 5 सेंटीमीटर
हो सकता है ये 10 सेंटीमीटर हो सकता है ये कितनी भी सेंटीमीटर हो, पर कुछ लिमिटेड लेंथ होगी, ये याद रखना, ठीक है। सो अ लाइन सेगमेंट इज नथिंग बट अ लाइन विथ सम डेफिनेट लेंथ, डिसाइडेड लेंथ, मेजरेबल लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्किल। अरे बहुत ही आसान चीज है यार, रेडियस तो बना के दिखा देना, कुछ दिक्कत ही नहीं है भैया। रेडियस ऑफ अ सर्किल क्या है, आप इसको कैसे भी डिफाइन कर सकते हो सर, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस ऑफ अ सर्किल। सर आप बना के बता दो, देखो ऐसे बनाओ और एक सर्किल बना दो, लो भैया आर बना दो। रेडियस ऑफ अ सर्किल इज द ओनली डायमेंशन ऑफ अ सर्किल। सर्किल की एकमात्र डायमेंशन है रेडियस। जैसे आपसे कहा जाए रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या क्या होती हैं, तो आप कहोगे सर लेंथ और ब्रेथ। आपसे कहा जाए क्यूबॉइड की डायमेंशन क्या होती है, आप कहोगे सर लेंथ ब्रेथ हाइट, है ना। आपसे कहा जाए सर्किल की डायमेंशन क्या होती है, सर्किल की डायमेंशन का मतलब है बच्चों सर्किल किन किन चीजों से बना होता है, तो आपको सर्किल बनाने के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक है सेंटर और दूसरा है रेडियस, फिर आप घुमा दो, है ना। तो सर क्या होगा, रेडियस इज द डायमेंशन ऑफ अ सर्किल। एक आप सर्किल बना के ऐसे बना देना या ये लिख देना, रेडियस इज आल्सो डिफाइंड एज डायमीटर्स हाफ ऑफ डायमीटर, ठीक है। स्क्वायर, अरे बहुत ही इजी चीज है यार। स्क्वायर क्या करोगे, स्क्वायर बना देना और क्या लिखोगे, आ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, आ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल सर, राइट। एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल को हम स्क्वायर कहते हैं, क्लियर बात। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, रेगुलर सर, रेगुलर नाम क्या है, मतलब क्या है सर इसका, बहुत आसान चीज है बच्चों। रेगुलर का मतलब है, अच्छा क्वाड्रिलेटरल तो तुम्हें पता है, चार साइड का बंद फिगर, क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 4 स्ट्रेट लाइंस, है ना, क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 4 स्ट्रेट लाइंस। रेगुलर का मतलब क्या है सर, जो लाइंस हैं, जो साइड्स है, लाइंस या साइड्स तुम बोल सकते हो सर, वो इक्वल होंगी चारों, एज वेल एज सर जो एंगल्स होंगे ना अंदर, वो भी सर इक्वल होंगे, ठीक है। रेगुलर का मतलब होता है इक्वल एंगल्स और इक्वल साइड्स, ठीक है। चलो अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, बताना रेगुलर 4 साइडेड फिगर स्क्वायर है, तो रेगुलर 3 साइडेड फिगर का क्या नाम होगा, रेगुलर 3 साइडेड फिगर का क्या नाम होगा बच्चों, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भेजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ा जाए सर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो, ठीक है भैया। गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, आपको कोई 2 अलग अलग पॉइंट्स दिए, यार छोटी सी, ये ज्यादा इसमें डीप नहीं जाएंगे। इन्होंने कहा आपको 2 पॉइंट्स दिए ए एंड बी, लो सर 2 पॉइंट्स हमने ले लिए, ये हो गया ए एंड दिस इज बी, ठीक है सर 2 पॉइंट्स ले लिए। There exists a third point C which is in between A and B. सर एक पॉइंट C है जो इनके बीच में है, in between, चलो C अपन ने ये लिख दिया, अपन ने इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। Second, there exist at least 3 points that are not on a same line, ठीक है भैया। भैया 3 पॉइंट्स ले लिए which are not on a straight line, ये ले लिया अपन ने X, ये ले लिया बच्चों अपन ने Y, और स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना चाहिए तो ये ले लिया अपन ने Z, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। अनडिफाइंड टर्म्स को याद करो, बताया था ना क्वेश्चन 2 में, क्या था अनडिफाइंड टर्म्स। अनडिफाइंड टर्म्स का मतलब सर वो टर्म्स जिनकी बात ज्यादातर नहीं की जाती है। सबसे पहला अनडिफाइंड टर्म क्या था, प्लेन, दूसरा था पॉइंट, तो हाँ यहां पर पॉइंट्स की बात हो रही है। तो भैया डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन्स एनी अनडिफाइंड टर्म, तो आपका आंसर क्या होगा सर, यस। यस, यहां पर अनडिफाइंड टर्म्स की बात हो रही है, और वो अनडिफाइंड टर्म्स क्या है सर, पॉइंट्स। पॉइंट्स का है ना पूरा क्वेश्चन, पॉइंट्स। यस, दे आर टॉकिंग अबाउट अनडिफाइंड टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज अ पॉइंट, राइट।
चलो भैया नेक्स्ट, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट? नहीं भैया, यूक्लिड के पोस्टुलेट में तो ऐसा कोई पोस्टुलेट नहीं है, पर हाँ एक्सियोम्स में जरूर बात की जाती है। एक्सियोम्स क्या होती है? देयर आर टू पॉइंट्स जिनको ज्वाइन करके आप एक लाइन बना सकते हो, ये एक्सियोम है ना। तो भैया ये एक्सियोम का पार्ट तो बन रहा है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ योर एक्सियोम, कि हाँ सर एक्सियोम्स का हिस्सा तो है पर पोस्टुलेट्स का हिस्सा पर्टिकुलरली ये नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? क्या है भैया? एक्सियोम्स का तो ये हिस्सा है सर, पर पोस्टुलेट्स का प्रॉपर हिस्सा नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन में क्या पूछ रही है, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट? क्या मतलब हुआ इसका? आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? तो भैया क्या बोलोगे? हाँ सर ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब पता क्या होता है? बेसिकली वैलिड है क्या? वैलिड है क्या? क्या एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्या? कंसिस्टेंसी मींस क्या है? कोई चीज पर रुक रहे हैं, ये कोई रिजल्ट दे रहे हैं। तो हाँ सर दे आर कंसिस्टेंट, यस दे आर कंसिस्टेंट, बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं बोल दे रहा हूं, बिकॉज part number 1 is telling us about different thing and part number 2 is also telling us about different things. Part 1 and part 2 both are dealing in two different situations. Part 1 is saying कि भैया 2 पॉइंट्स लेकर एक तीसरा पॉइंट ले लो जो उनके बीच में आ रहे हैं। हाँ सर वो तो स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। तीनों पॉइंट्स क्या है सर? सर तीनों पॉइंट्स क्या है सर? कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब दे आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कोलिनियर तो है सर ये, राइट। और दूसरी कंडीशन सर बिल्कुल अलग रिजल्ट बताती है। कंसिस्टेंसी मतलब आपको एक अच्छे और दो रिजल्ट दिए जा रहे हैं। भैया दूसरी वाली सिचुएशन हमें बोल रही है कि यार 3 पॉइंट्स ऐसे बना सकते हैं हम जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहे हैं। हाँ सर 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, तो यहां पर नॉन कोलिनियरिटी की बात हो रही है। हाँ सर दोनों डिफरेंट रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, दे आर कंसिस्टेंट। ठीक है सर ये कोलिनियरिटी की बात हो रही है, राइट। आई होप यहां तक आपको कोनो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ठीक है, और इसका तो आंसर अपन है ही, लिख ही चुके हैं। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट? नो दे डू नॉट फॉलो एनी पोस्टुलेट, बट यस दे आर ट्राइंग टू फॉलो एक्सियोम। वो एक एक्सियोम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं कि दो यूनिक पॉइंट से आपको एक लाइन की प्राप्ति होती है। ठीक है, आप अगर 2 यूनिक पॉइंट रखो तो हाँ अगर आप ज्वाइन करो तो आपको एक लाइन की प्राप्ति होगी। हाँ ये एक्सियोम की तो बात हो रही है यहाँ, इसमें देखो दिख रही है ना, लाइन मिल गई, देखो ये लाइन मिल गई, ये लाइन मिल गई, ये लाइन मिल गई, पर पोस्टुलेट वगैरह की कोई यहाँ पर डिस्कशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, if C lies between 2 points A and B such that AC is equal to AB। चलो इसको जल्दी उड़ाते हैं बच्चों। देखो AB सर ये हो गया अपना A और ये हो गया सर अपना B। ठीक है, लेट अस से AB। अब C lies between, और C इस प्रकार यहां पर बीच में है बच्चों, C lies such that AC is equal to BC। सर ये दिया गया है अपन को, ठीक है, और बराबर है ये, ठीक है, इट इज इक्वल, अपन को इक्वल दिया, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। प्रूव दैट AC इज हाफ AB। भाई बहुत इजी है, हमने एक चीज पढ़ी है बच्चों एग्जाम्स में, क्या कि सर अगर हम इन दोनों इक्वल वाली चीजों में, जैसे AC इज इक्वल टू जो BC है, इन दोनों की तरफ बराबर चीजें ऐड कर दे, बराबर चीजें इन द सेंस भाई AC ऐड कर दे, यहां भी AC ऐड कर दे भाई, यहां भी। ठीक है, दोनों तरफ क्या ऐड करा बच्चों अपन ने? इक्वल चीजें ऐड करी, इक्वल्स में ये इक्वल्स चीजें हैं और उनमें इक्वल्स चीजें ऐड करी तो वो भी इक्वल होंगी। अब बच्चों ये कितना हो गया सर? 2AC, ठीक है, इज इक्वल टू सर BC प्लस AC, सर ये AB हो गया है ना, BC प्लस AC, सर ये पूरा AB हो गया। 2 को वहां ट्रांसफर करो, AC इज इक्वल टू 1/2 AB। सर यही हमें प्रूव करना था, AC इज इक्वल टू हाफ AB। ठीक है, तो सर ये तो खत्म हो गया, बहुत छोटी सी चीज है यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड एज अ मिड पॉइंट। ठीक है सर,
क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी अपन ने किया ना बच्चों, जैसे अपन ने ए बी का मिड पॉइंट सी कर लिया, यहां एरो लगा दिया मैंने यार, गलती कर दी, एरो नहीं लगाना चाहिए था। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें सीधी बात कर रहा हूं मैं, यहां प्रूव करना है कि एक लाइन सेगमेंट का एक मिड पॉइंट होता है बस। ठीक है, कर देते हैं सर। चलो मान लेते हैं कि इसके दो मिड पॉइंट्स है बच्चों, ये डी मान लिया अपन ने। ठीक है, लेट अस assume AB have two midpoints। कहना सर क्या ही बकवास लिख रहे हो यार आप, हाँ जी, दो मिड पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं? अरे भैया यही तो प्रूफ करना है कि दो मिड पॉइंट्स नहीं हो सकते, एक ही मिड पॉइंट है। तो हम पहले गलत चीज को अज्यूम कर लेंगे और फिर फाइनली बता देंगे कि भैया जो अज्यूम करा है ना अपन ने वो गलत था। हमें कुल मिला के अपनी ही बात को झूठा साबित करना है। तो सर मान लेते हैं कि सी और डी दोनों मिड पॉइंट्स हैं, एक टोक मान लो। ठीक है, चलो सी, अपन सी को मिड पॉइंट मान लेते हैं बच्चों। सी को अगर मिड पॉइंट मानेंगे तो ए सी बराबर बी सी हो जाएगा, AC बराबर BC हो जाएगा। और जब हम D को मिड पॉइंट मानेंगे तो AD बराबर BD हो जाएगा, AD बराबर BD हो जाएगा। क्लियर बात, क्लियर बात? ठीक है, कौनो दिक्कत? इसको पढ़ो, इसको समझो और फिर क्या करेंगे भैया। बहुत आसान चीज है बेटा, बहुत आसान चीज है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, ऐसे भी लिख सकते। अब गौर से सुनना बेटा, क्या मैं AC को जो AC है, क्या मैं AC को AB का आधा लिख सकता हूं? क्योंकि C तो मिड पॉइंट है, हाफ ऑफ AB। यस सर, आई कैन राइट, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, D को जब हमने मिड पॉइंट माना तो AD को, इस पूरे AB का आधा हम AD लिख सकते हैं सर, AD को हम हाफ ऑफ AB लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर हमने D को भी तो मिड पॉइंट माना था, है ना। इन दोनों के बलबूते पे वी कैन से दैट AC, जब C मिड पॉइंट है तो AC इज हाफ ऑफ AB, जब D मिड पॉइंट है तो AD इज हाफ ऑफ AB। यार AB और AB दोनों बराबर हैं, AC भी AB हाफ AB के बराबर है, AD भी हाफ AB के बराबर है। तो भैया इन दोनों से अपन को क्या पता चला सर, AC इज इक्वल टू AD। सर AC इज इक्वल टू AD, AC और AD बराबर हो गए। यार एक बात बताओ, अगर AC और AD बराबर हो गए तो C एंड D कोइंसाइड कर रहे हैं ना, C एंड D कोइंसाइड्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोइंसाइड? सर अगर AC जैसे मैं ये बना दूं AC और AD, अब मैं इसी पे AD बना रहा हूं, दोनों बराबर हैं सर, दोनों बराबर हैं। तो सर यही पॉइंट जो C था यही D होगा सर। जो आपने थोड़े आगे बना लिया ना वो आपने गलत बनाया। थ्योरेटिकल वे में हमने ये प्रूव कर दिया C एंड D अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, दे आर कोइंसाइडिंग, दे आर सेम। तो हम क्या लिखेंगे, दे आर सेम, एक ही पॉइंट है वो। वन पॉइंट, जो हमने दो अलग अलग पॉइंट मान लिए थे वो एक ही पॉइंट है, राइट। तो भैया यहाँ क्या प्रूव हो गया कि भाई जैसे दो पॉइंट्स जो लेके हमने मिड पॉइंट्स माना था ना, दो पॉइंट्स वाली थ्योरी गलत है। ओनली वन पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, सो इट इज द ओनली मिड पॉइंट। ठीक है, चलो लेट अस मूव ऑन और आगे चलते हैं। चलो भैया, चलो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारे सामने स्क्रीन पर है, देखो क्या है। इन फिगर इफ AC इज इक्वल टू BD देन प्रूव दैट AC इज इक्वल टू CD। भाई चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है, हाल उड़ा दोगे। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है? चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन। देखो हमें जो गिवन पोर्शन है बच्चों वो ध्यान से हम लिखेंगे। पहले तो क्या गिवन है सर, हमें जो गिवन पोर्शन है प्यारे बच्चे, इट इज AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD। अब गौर से सुनना, देखो AC ये पूरी लाइन है, ये इसमें BC भी आ रहा है ना, और ये BD क्या है, BD ये वाली लाइन है, इसमें भी BC आ रहा है। यार अगर AC में से BD माइनस BC माइनस कर दे, BC AC में से BC माइनस कर दें, BD में से भी BC माइनस कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग BC फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से BC सब्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी AC माइनस BC लिख रहे हैं बेटा इसके पास भी, और बेटा BD के पास भी अपन माइनस BC लिख रहे हैं। अब बताओ कौन सा एक्सियोम है?
कौन सा एक्सियोम है भैया? एक्सियोम जो यहां यूज हो रहा है वो है अगर हम इक्वल चीजों में से इक्वल्स माइनस कर दें तो रिजल्ट भी इक्वल होंगे। जैसे ये पोर्शन देखो, ये दोनों इक्वल थे, है ना, ये दोनों इक्वल थे, इनमें से इक्वल चीजें माइनस कर दी तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन भी क्या हुआ सर? इक्वल हो गया, है ना एक्सियोम। अब भैया आगे चलते हैं यार। AC से अगर तुम BC माइनस कर दोगे, इस AC से BC हटाओगे तो AB बचेगा। सर वी हैव AB इक्वल, BD से BC माइनस करोगे CD बचेगा, CD सर यही हमसे पूछा गया था। चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 6 इज फिनिश्ड। बट याद रखना, अब तुम हमें कमेंट बॉक्स में बताओ भैया जी कि एक्सियोम कौन सा यूज हुआ है यहां। विच एक्सियोम इज यूज्ड ओवर हियर, यहां कौन सा एक्सियोम यूज हुआ है? 1, 2 या 3, इट्स योर चॉइस। आप बताइए कौन सा एक्सियोम यहां पर मैंने इस्तेमाल किया है, अप्लाई किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई इज एक्सियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रुथ। मेरे भाई, इन्होंने कहा कि तुम्हारा जो एक्सियोम नंबर 5 है, एक्सियोम नंबर 5 है, उसको एक यूनिवर्सल ट्रुथ, एक सच्चाई क्यों माना गया है? व्हाई? मेरे भाई, जितने भी एक्सियोम्स है दे ऑल आर यूनिवर्सल ट्रुथ। कुछ खास बोल रहे हैं क्या? यूनिवर्सल ट्रुथ सिर्फ एक्सियोम 5 ही नहीं, एक्सियोम 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। सातों के सातों एक्सियोम्स क्या है? एक्सियोम्स की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट आर एक्सियोम्स? जाओ पुराना वीडियो देखो जिसमें एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स डिफाइन किया गया है। क्या होता है एक्सियोम्स? एक्सियोम्स आर द प्रूवन स्टेटमेंट्स विच आर यूनिवर्सल ट्रुथ, विच आर टेकन as truth, which are taken as true for granted। हम उनको सच मान के चलते हैं क्योंकि वो सच हैं, है ना। तो एक्सियोम 5 वैसे क्या है? एक्सियोम 5 अगर तुम्हें याद हो तो ये है सर, क्या? होल राइटिंग बनाने की कोशिश करूं थोड़ी। होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट। होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट, या पोर्शन या फ्रैक्शन, या फिर फ्रैक्शन। ठीक है, जो होल है वो फ्रैक्शन से हमेशा ज्यादा ही होगा। याद हो अगर तुम्हें पिज्जा वाला ऑप्शन लिया था, जैसे एक पिज्जा है, इसके बहुत सारे अपन ने पीसेस कर दिए भैया, 1 2 3 4, अबे क्या लिख दिया मैंने, 4 5 6 पीसेस कर दिए। अब ये वाला भैया खा लिया सुमित ने, है ना भैया जी, ये वाला सुमित ने खा लिया, और एक पिज्जा पूरा ये फादर ने खा लिया भैया, पापा जी ने एक पूरा का पूरा डकार लिया। तो चटोरे कौन हुए? पिताजी, है ना। ऐसा नहीं है। तो भैया फादर ने पूरा खाया, होल, ये पूरा है भैया, होल मतलब पूरा, और सुमित एक फ्रैक्शन खा रहा है, 1 आउट ऑफ 6। तो भैया ये फादर जी ने जो पूरा खा लिया, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। एक पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन, जो पार्ट्स होते हैं ना, जो फ्रैक्शंस होते, वो छोटे होते किसके सामने? होल के सामने, पूरे के सामने। ठीक है, तो भैया हमारी एक्सरसाइज 5.1 का घुट गया है दम, और हमने इस एक्सरसाइज को बड़े ही आराम से कर दिया है किल। समझ लिया है बच्चों? पढ़ाई करो यार, पढ़ते रहो, मस्त मचाते रहो, धमाल मचाते रहो, और डरना नहीं है किसी भी क्वेश्चन से यार। यूक्लिड क्या, यूक्लिड के पिताजी भी आ जाए तो अपन निपटा देंगे। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है, तो भैया यहीं अपन इस पूरे वीडियो को, इस सेशन को समाप्त करते हैं, और आप इसको फेयर कॉपी में कर लेना अपने, आई होप कर ही लोगे। और फिर वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद 5.2। 2 या 3 क्वेश्चन है उसमें, चुन्ने मुन्ने से क्वेश्चन है, 10-12 मिनट का वीडियो रहेगा, तो भैया वो भी देख लेना। देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। वो लंबा चलने वाला है वीडियो, और उसके लेक्चर्स भी काफी होने वाले हैं, बिकॉज थोड़ा डीप में पढ़ेंगे उस चैप्टर को। ठीक है, तो भैया यहां लेता हूं मैं आप सभी से अलविदा, और दुआ में जरूर याद रखना। टेक केयर, बाय।